सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग इसका नेक्स्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, जिसमें हम लोगों ने लगभग प्लेन मिरर के बारे में तो पढ़ रखा है और आज हम स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो नाम से स्पष्ट हो पा रहा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब है कि किसी गोले का भाग होगा या खुद ही गोला होगा, इस टाइप से कोई भी हम दर्पण लेंगे। तो इस आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण का मतलब होता है कि अगर हम किसी खोखले गोले को काट कर उसका दर्पण बनाएं तो वो होता है क्या, गोलीय दर्पण। जैसे मैं एक चश्मा मेरे हाथ में इस वक्त आप लोग देख पा रहे होंगे, आप अगर इसके इस ग्लास को ऑब्जर्व करें या फिर इसको देखें तो सॉरी, तो आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो इसका ग्लास है, इसको देखकर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ये किसी न किसी गोले को काट कर बनाया होगा। मतलब कि कोई ना कोई ऐसा गोला जरूर होगा जिसमें इसको अगर हम फिट कर दें तो ये जाके उसमें आसानी से बैठ जाएगा। तो यही होता है कि जब किसी खोखले गोले को काट कर अगर कोई दर्पण बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में जो परावर्तक तल होता है उसके आधार पर गोलीय दर्पण को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो होता है हमारा क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब चूंकि ये गोले से बना हुआ दर्पण है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक भाग तो उभरा हुआ होगा, लेकिन दूसरा वाला भाग क्या होगा, अंदर होगा। जैसा कि आप इस चश्मे में ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला धंसा हुआ भाग है। या फिर इसे ऐसे आप लोग देखो, ऐसे आप लोग को समझ में आएगा कि जो ये वाला भाग है इसका, ये वाला उभरा हुआ भाग है और जो ये वाला भाग है ये अंदर धंसा हुआ भाग है। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन इस वाले तल से हो, मतलब जो तल अंदर धंसा हुआ है इस वाले तल से प्रकाश का परावर्तन हो और जो उभरा हुआ भाग है इस पर काई कर दी जाए, मतलब कि इस पर सिल्वर का पॉलिश कर दिया जाए या फिर किसी भी तरीके से इसको पॉलिश कर दिया जाए कि इससे परावर्तन न होकर लाइट का परावर्तन सिर्फ इस वाले तल से हो, तो मतलब धंसे हुए तल से हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको आप लिखने के लिए बहुत ही सिंपली लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश का परावर्तन, आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग से हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, कि यदि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, यदि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे हुए भाग से हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एक दूसरा टाइप जो आता है वो क्या आता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण इसी के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे फिर से हम इस चश्मे का यूज करेंगे समझने के लिए। जैसे देखिए ये चश्मा है, इसमें ये वाला जो भाग है ये तो धंसा हुआ है, आप लोग ऐसे समझें, ये वाला भाग है, ये वाला धंसा हुआ है और ये वाला उभरा हुआ है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यदि प्रकाश का परावर्तन इस उभरे हुए भाग से होने लगे, मतलब लाइट इस पर पड़े और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर चली जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। और इसका जो दबा हुआ भाग है इसको किसी तरीके से नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया जाए, मतलब कि इस पर किसी चीज की पॉलिश कर दी जाए, जो ये दबा हुआ भाग है इस पर किसी चीज का पॉलिश कर दिया जाए, या फिर जिसको हम लोग काई भी बोलते हैं कि काई कर दिया जाए, इसको काई कर दिया जाए और जो ये वाला भाग है इससे लाइट का परावर्तन हो, तो ऐसे मिरर को क्या कहेंगे हम, उत्तल दर्पण। इसका क्या लिखेंगे हम, इसमें भी सेम आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए भाग से हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे उसे हम लोग, कि यदि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए भाग से हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, आप इतना लिख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा टर्म है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। मतलब इसमें जो टर्म्स यूज होंगे, कुछ वर्ड्स यूज होंगे, हमें उनका मतलब जानना है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है दर्पण का ध्रुव, जिसे हम पोल कहते हैं। पहला क्या चीज आता है, दर्पण का ध्रुव, या फिर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है, ये होती है जो हमारे पास मिरर है,
वो चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। अगर उत्तल दर्पण है तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी जो उसका परावर्तक तल है, जो उसका मिड पॉइंट होगा, जो उसका मध्य बिंदु होगा, उसी को हम दर्पण का ध्रुव कहेंगे या फिर पोल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लेते हैं और हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो इसका परावर्तक तल कौन सा होगा, ये उभरा हुआ होगा, ठीक है। तो इस उभरे हुए भाग में जो सबसे मिड पॉइंट होगा, जैसे आप इसमें, ये पूरा गोला तो नहीं है कि हम इसमें मिड पॉइंट डिसाइड कर सके, बट हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट, ठीक है, हम मान लें कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट इसका अगर मिड पॉइंट है तो इसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। मतलब कि दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही दर्पण का पोल कहलाता है, ठीक है। कैसे इसे हम कहेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ठीक है। और इसे लिखेंगे कैसे, तो इसे हम लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ठीक है। आगे आपको लिखना है मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी हमारे पास दर्पण है, उस दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास क्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, देखो सिंपल सा वक्रता त्रिज्या का सिंपल सा ये मतलब है कि त्रिज्या, ठीक है। वक्रता बस लगा दिया गया है क्योंकि ये हम एक छोटा सा भाग यूज करते हैं, कर्वेचर यूज करते हैं, ना कि पूरा कर्व यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वक्रता त्रिज्या को समझने के लिए सबसे पहले हमें वक्रता केंद्र को समझना होगा, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या को भी थोड़ी सी छोड़ते हैं और वक्रता केंद्र को समझते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो अभी हमने गोलीय दर्पण की डेफिनेशन नहीं पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये जो गोला है, इसको भी देख के आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये भी किसी खोखले गोले को काट कर बनाया गया होगा। तो जिस खोखले गोले का ये मिरर, ये दर्पण भाग है, उस खोखले गोले का केंद्र ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। क्या मतलब है, मतलब कि जिस भी खोखले गोले का ये भाग है, ये जो मिरर है, जिस भी खोखले गोले का भाग है, उस अब गोला है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई तो कोई केंद्र होगा। केंद्र क्या होता है, केंद्र का मतलब होता है, सिंपली आप देखिए केंद्र को कैसे डिफाइन कर सकते हो, केंद्र को हम कुछ यूं डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी गोले का वह पॉइंट जहां से गोले पर के सभी बिंदुओं का, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा मान ले कि ये हमारे पास एक गोला है, ठीक है, हालांकि ये तो है एक वृत्त, एक सर्कल है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि गोला है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां से उस गोले पर का सभी, तो जो उसका केंद्र होगा वही इस मिरर का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि गोलीय दर्पण जिस भी खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। आप इसको लिखेंगे कैसे कि गोलीय दर्पण जिस भी खोखले गोले का भाग होता है, जिस भी खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को ही, उसके मतलब गोले के केंद्र को ही, ठीक है, उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम दिखाते कैसे हैं, तो इसको हम दिखाते हैं सी से, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं कि इसे सी, कैपिटल सी से दिखाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया वक्रता केंद्र, और अब हम चलते हैं वक्रता त्रिज्या की तरफ, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये हो गया 2 डेफिनेशन, और अब हम चलते हैं तीसरे डेफिनेशन की तरफ। और ये जो तीसरा डेफिनेशन है ये है आपका वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या हम सभी को पता है कि सेंटर से लेके सरफेस तक के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो गोले के भाग में भी तो यही सेम होगा ना, कि वक्रता केंद्र से लेकर उसके सरफेस के बिंदु के बीच की दूरी जितनी होगी वही होगी वक्रता केंद्र। या फिर आप वक्रता त्रिज्या को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि मिरर के, यानी जो भी हमारे पास दर्पण है
उसके ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या फिर आप सिंपली ऐसे समझो ना कि जैसे हमारे पास ये गोला है, ठीक है, इसका जो सेंटर है इस केंद्र से और इस पॉइंट से, यानी जो उसका सर्कल है, सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स हैं, किसी भी एक पॉइंट और सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ऐसे ही गोले दर्पण में हमने पोल देखा था। पोल क्या होता है? दर्पण का जो भी परावर्तक तल होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है और सेंटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि पोल और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, इसका दो डेफिनेशन बन सकता है। पहला तो ये कि दर्पण के पोल यानी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है। या आप इसको और कैसे लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं कि हमारा दर्पण जिस भी खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो ये आप लिख सकते हो कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और दूसरा देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि दर्पण जिस भी गोले का भाग है, देखो हम गोला लिख रहे हैं तो आप हमेशा खोखला गोला ही समझना, ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई सॉलिड गोला हम लोग लेंगे तो उसका दर्पण बनाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग खोखले गोले का ही यूज करेंगे। तो जिस भी गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या मतलब गोले की त्रिज्या, ठीक है, उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और ये तो हो गया। और देखो वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे दिखाते हैं? तो अब त्रिज्या को हम लोग हमेशा आर से दिखाते हैं, तो अब ऐसी बात है कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? आर को डिनोट करेंगे। तो आर से ही डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। मतलब हमें कहीं भी वक्रता त्रिज्या दिखाना हुआ तो हम उसे आर से दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि अब इस हिसाब से आप वक्रता त्रिज्या का यूनिट बता सकते हैं। वक्रता त्रिज्या बेसिकली क्या है? एक दूरी है, तो त्रिज्या का यूनिट क्या होगा? दूरी का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पर अगर छोटी है तो सेंटीमीटर, नहीं तो फिर मीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा या फिर मीटर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास आता है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है? आता है मुख्य अक्ष या फिर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मैं हर जगह इंग्लिश लिखना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं है, आप लोग हिंदी के ही होंगे तभी ये वीडियो देख रहे होंगे। वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दर्पण का ध्रुव जिसे हम कहते हैं पोल। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए मुख्य अक्ष आप लिखने को तो किताब में तो इस तरीके से दिया हुआ है कि दर्पण के ध्रुव और उसके सेंटर के बीच की दूरी जो होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है, या फिर दर्पण के ध्रुव और सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपका मुख्य अक्ष कहलाती है। लेकिन वैसे तो आप कह दोगे कि ठीक है, उसको तो हम लोग रेडियस भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, यानी उसको वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। तो आप लोग इसका डेफिनेशन कुछ यूं लिखोगे, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि पोल से होते हुए, मतलब दर्पण के ध्रुव से होते हुए। देखो जैसे मान लो हमारा ये दर्पण हो गया, ठीक है, ये हमने माना कि ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका सी है, मतलब सी क्या है? इसका सेंटर है। ठीक है, और ये क्या है? पोल यानी कि ध्रुव है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो गई? रेडियस हो गई। ठीक है, और अब हमें निकालना है क्या? मुख्य अक्ष। तो एक ऐसी सीधी रेखा जो पोल से होते हुए सेंटर से होकर जाए, एक ऐसी सरल रेखा या फिर सीधी रेखा जो पोल से होते हुए सेंटर से होकर जाए उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अब इसका मुख्य अक्ष क्या होगा? देखो जरूरी नहीं है उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, आप चाहे जहां तक ले जा सकते हो, चाहे जितना बड़ा खींच सकते हो मुख्य अक्ष को या फिर प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, तो पोल से होते हुए सेंटर से होकर जाने वाली जो सरल रेखा होती है वो कहलाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
तो इसका आप डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो? तो आपको डेफिनेशन लिखने के लिए सिंपल लिखना होगा कि पोल से होते हुए यानी दर्पण के ध्रुव से होते हुए, दर्पण के ध्रुव से होते हुए सेंटर से होकर जाने वाली रेखा, सेंटर या फिर केंद्र, केंद्र मतलब वक्रता केंद्र, ठीक है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है ना। आप लोग ये लिखिएगा, मैं लिख दे रही हूँ, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है मुख्य फोकस, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं कि प्रिंसिपल फोकस या फिर मुख्य फोकस किसी भी दर्पण का क्या चीज होता है। तो इसको सबसे पहले हम समझने के लिए क्या करते हैं कि एक दर्पण बनाते हैं, ठीक है। दर्पण हम इस चश्मे से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा लाइट बीम नहीं है कि हम आपको रिफ्लेक्शन करके दिखा सकें, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेज से ही समझेंगे। तो हमने क्या किया, हमने दो वो बनाएंगे हम यहाँ पे, एक ये, ठीक है, एक ये हमारे पास दर्पण हुआ, जो कि कौन सा दर्पण है, अगर मैं इसके इस वाले सरफेस पे पॉलिश कर दूं, ठीक है, इसके इस वाले सरफेस पे पॉलिश कर देती हूँ। ऐसा साइन बनाने का मतलब होता है कि हम उस पर पॉलिश कर रहे हैं और उसका जो अपोजिट सरफेस है यानी इस साइड वाला जो सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। इसका इधर ही कहीं पोल होगा, ठीक है, तो ये मान लेते हैं पोल है, और ये वाला यहाँ पे कोई सेंटर होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ये हो गया पोल। तो ये इतनी दूरी क्या कहलाएगी, ये इतनी दूरी हो गई रेडियस, और हमें पता है कि पोल से होते हुए सेंटर से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। तो ये जो हो गया हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। तो अब हम जानते हैं हम कुछ उसका नियम होता है, नियम होता है इससे मतलब कि आपने उसमें भी पढ़ रखा है कि जितने एंगल पर लाइट गिरती है उतने ही एंगल से ऐसे वैसे रिफ्लेक्ट होती है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से जो लाइट आएगी, यहाँ पे ऐसे लाइट पड़ेगी, वो लाइट पड़ेगी, तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे समतल दर्पण का नियम नहीं लगता है कि इतने एंगल पर गिरेगी तो इतने एंगल, जितने एंगल से गिरेगी उतने ही एंगल पर वो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये प्लेन नहीं है ना, ये कर्व है, इसलिए। और एक इधर से अगर हम ले जाएंगे तो ये पैरेलल जो भी आएगी लाइट, ये यहाँ पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो अब क्या क्या कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें मतलब जो आती हैं, जो गिरती हैं, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर मिलती है उसे ही मुख्य फोकस या फिर फोकस कहते हैं, ठीक है। इसका देखिए आप डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर या फिर जिस भी बिंदु से होकर जाती है, पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं, ठीक है। मुख्य फोकस या फिर फोकस कहते हैं। क्या होता है इसका डेफिनेशन, मुख्य फोकस या फिर फोकस का, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, या फिर आप किरणें भी केवल बोल सकते हैं, जरूरी नहीं आप आपतित किरणें ही बोलो, ठीक है। समझने के लिए ये समझो कि ये आपतित किरण है, मतलब जो आ रही हो किरण, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और इसे हम किससे दिखाते हैं, इसे F से दिखाते हैं, ठीक है, F से दिखाते हैं। तो ये वाला क्या होगा,
एफ। इसी तरीके से हम लोग उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये हमने बनाया एक उत्तल दर्पण, ठीक है, और ये हुआ इसका पोल, और इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, क्योंकि है तो ये उत्तल दर्पण, तो इसका जो भाग उभरा हुआ है वही वाला भाग इसका रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वही भाग इसका रिफ्लेक्टिंग होगा, तो वही भाग इसका रिफ्लेक्टिंग होगा, लेकिन इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा ना, क्योंकि सेंटर का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से उस सर्कल के सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम हो। तो इसका सर्कल किधर हो जाएगा, इसका सेंटर किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर। देखिए तो ये हो गया इसका सेंटर, और पोल से होते हुए सेंटर से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। अब इसके पैरेलल आने वाली आपतित किरणें, ठीक है, तो इसके पैरेलल ये आएगी। अब चूंकि ये यहाँ पड़ेगी, यहाँ पे पड़ने के बाद क्या होगी, यहीं से तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, तो ये इधर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और एक रे जो कि इधर से आएगी। ऐसा नहीं है कि आप इसके इधर से ही लाओ, हम सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि वो सभी एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है, समझ में आए। आप ऊपर से भी ले जा सकते हो, नीचे से भी ले जा सकते हो, बस इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी पड़ेगी, तो ये भी क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि जो परावर्तित किरणें हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है। केवल परावर्तन से इमेज नहीं बनता है, बल्कि परावर्तित किरणों के एक दूसरे के क्रॉस करने से ही इमेज बनता है। तो अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें इनको क्रॉस कराना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो खुद कर ले या फिर हम उनको बैक साइड में बढ़ाकर अपने से करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसने तो किया नहीं, कहीं भी इनका क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इनको ऐसे ही पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको हमने इधर बढ़ाया और इसको अब हम क्या करेंगे, इधर बढ़ा देंगे। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, मतलब कि ये हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। यही एक देखिए डेफिनेशन, एक अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस में और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस में, वो यही होगा कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस में क्या होता है कि जो किरणें होती हैं वो मुख्य फोकस पर मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य फोकस से किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। बाय डायग्राम भी ये समझ सकते हो कि इसको हमने डॉटेड लाइन से मिलाया है, इसका मतलब है कि ये आभासी है, ठीक है ना। आभासी है तो हमें वहां से आती हुई प्रतीत होंगे। उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वहां से हमें किरणें आती हुई प्रतीत होती है, न कि वहां पर जाकर मिलती हैं, ठीक है। जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य फोकस पर जाकर किरणें मिलती हैं। अच्छा, इस फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या के साथ एक संबंध होता है, और वो दोनों में, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण में, और वो होता है F = 1/2 R, ठीक है, 1/2 R, या फिर इसे आप R = 2F भी कह सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे भी बहुत अच्छे से इजीली देख पा रहे हो कि सेंटर तो यहाँ पर है और लगभग उसके आधे पर उसका फोकस है। इसमें भी देख सकते हो कि सेंटर तो यहाँ पर है लेकिन लगभग उससे आधे पर उसका फोकस है, मतलब कि जो फोकस होता है वो सेंटर से आधे दूरी पर होता है, ठीक है। यही इन दोनों में रिलेशन होता है। अब उसके बाद यहीं से आप देखो फोकस दूरी क्या होती है, इसको आप फोकस दूरी, ठीक है। वीडियो वैसे हो तो रही है काफी लंबी, बट एक दो और टॉपिक है तो मैं सोचती हूँ इसी में मेंशन कर दूं, ठीक है। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि जो फोकस है, मेन फोकस है, उससे लेकर पोल के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो कि फोकस और जो पोल है इसके बीच का जो डिस्टेंस है यही क्या कहलाता है, हमारा फोकस दूरी कहलाता है। इसी को हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, पोल से या फिर ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। और एक सिंपल सी चीज और आप इसमें देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। फोकस तल क्या होता है, ठीक है। एक चीज आती है फोकस तल। फोकस तल बहुत लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फोकस तल क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मतलब अगर हमारे पास ये दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण मैंने बनाया है, आप उत्तल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष यही होगा, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे पोल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंटर, यहाँ पे हम कहीं फोकस मान लेते हैं, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर यानी लंबवत, इसका लंबवत क्या होगा, लंबवत का मतलब जो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, तो ऐसे जो होगा, मतलब ऐसे जो होगा, यही तो इसका लंबवत होगा। मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये हो गया लंबवत। तो ऐसा समतल जो मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर जाए उसको हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ऐसा समतल जो मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर फोकस से होकर जाए उसे हम फोकस तल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये चीज है, ठीक है, ये दर्पण है, आप एज्यूम कर लो, ऐसे मान लो, ठीक है,
ये दर्पण है, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि इसका जो मेन एक्सिस है ये है, ठीक है। अब बस हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें और ज्यादा समझने में बहुत आसानी हो, ठीक है। हमारे पास एक ये दर्पण है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसका जो मेन एक्सिस है ये है, ठीक है। और इसका सर्कल मैं मान लेती हूँ कि ये है, सॉरी सेंटर जो है वो ये है, तो इसका फोकस इसके आधे पर होगा, ये होगा, ठीक है। अब हमें एक ऐसा समतल चाहिए, एक ऐसा समतल जो इसके मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे और फोकस से होकर जाए, वो समतल क्या कहलाता है? फोकस तल। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो कागज है, ये कागज ये इसके ये मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर और इसके मुख्य फोकस के मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, तो ये समतल हमारा क्या हुआ? फोकस तल। मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाला समतल क्या कहलाता है? फोकस तल। यहाँ से आप एक चीज और कंक्लूड कर सकते हो कि जो हमारा फोकस तल है और जो हमारा मिरर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। हालांकि हो नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमारा कर्व है, जो हमारा ये है जो मिरर है, ये हमारा एक कर्व है यानी एक गोले का भाग है, और ये हमारा प्लेन है, तो हो नहीं सकते। लेकिन इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो फोकस तल को कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस तल से होकर जाने वाला जो समतल होता है उसी को हम कहते हैं फोकस तल। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।